अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुआशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है शिपिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, शिपिंग एक बहुत ही अहम इंडस्ट्री है किसी भी कौम के लिए। हमने तारीख़ पे ये देखा है कि जिन कौमों ने बहुत तरक्की की है, जिन्होंने एम्पायर्स बिल्डअप किए, उन्होंने सबसे पहले अपनी शिपिंग को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। अगर हम पिछले 500 साल की इकनॉमिक हिस्ट्री पे नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल 15वीं सेंचुरी में एज ए मैरीटाइम पावर डेवलप हुए। उन्होंने पूरे दुनिया में फैल गए और पूरे दुनिया पे हुकूमत की। पुर्तगाल इंडिया की तरफ आया वास्को डी गामा के साथ, कोलंबस अमेरिका की तरफ गया और ये दो मुल्क सुपर पावर्स हुआ करते थे उस ज़माने के। उसके बाद दूसरी कौमों ने जब देखा कि तरक्की करने का एक ही रास्ता है कि मुल्क से बाहर निकला जाए, समुंदर को क्रॉस किया जाए और दुनिया की दौलतों को लाया जाए, तो उसके बाद पोप के पाबंदी के बावजूद ब्रिटेन ने आस्ते आस्ते अपनी फ्लीट्स को बढ़ाना शुरू किया और वो आगे बढ़ना शुरू हुए। फ्रांस ने बढ़ाना शुरू किया, हॉलैंड ने बढ़ाना शुरू किया। हालांकि पोप ने कहा था कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। आधा हिस्सा जो ईस्ट का था वो पुर्तगाल को दे दिया था और वेस्ट जो था वो स्पेन को दे दिया था। लेकिन जब अक्लमंद कौमें थी, उन्होंने देखा कि अगर इस बात को माना जाए पोप साहब की, तो हम तो छोटे छोटे आइलैंड में गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो फिर इस पाबंदी के बावजूद बाहर निकले और वो आए, इंडिया पे कब्ज़ा किया, इंडोनेशिया पे कब्ज़ा किया, पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया। ये हमारी माशी हिस्ट्री है पिछले 500 साल की। तो वही कंट्रीज़ ने तरक्की की जिनके पास शिप्स थे। हम अपने इलाके में आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया 1750 वगैरह में रिचेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड थे। सबसे बड़ी इकॉनमी इनकी थी। चाइना नंबर 1 था, इंडिया नंबर 2 था, इंडोनेशिया नंबर 3 था। लेकिन उसी हिसाब से इन्होंने अपनी शिपिंग इंडस्ट्री और नेवी को डेवलप नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जब वास्को डी गामा मिसाल के तौर पे इंडिया पे आके आया तो उसने अरेबियन सी जो हमारी थी उस पर कब्ज़ा कर लिया और हमारी ट्रेड पे रुकावट पैदा करना शुरू किया। और उसने कहा या तो हमारे शिप पे सामान ले जाओ या फिर हमें कुछ कार्टेल के हिसाब से पैसे दो। कार्टर इशू करता था। तो उसके बाद से अंग्रेज़ आए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, हमारी इकॉनमी डिक्लाइन पे चली गई। इन द केस ऑफ चाइना, उनकी खासी बड़ी फ्लीट हुआ करती थी जो अफ्रीका तक डोमिनेट करती थी। लेकिन वहाँ एक रूलर साहब पैदा हुए, पता नहीं उनको क्या ख्याल आया, उन्होंने बाहर अपने महल से देखा कि बहुत बड़ी फ्लीट है, तो कहने लगे इसको देख के मुझे मुल्कों पे कब्ज़ा करने को दिल चाहता है, जो कि मेरे मज़हब और मेरे ख़यालात के ख़िलाफ़ है। इसलिए ऐसा करो, ये तमाम फ्लीट को ख़त्म कर दो। तो उसी हार्बर में तमाम शिप्स को ख़त्म कर दिया गया। और हिस्टोरियंस का ये ख्याल है कि वो इतना बड़ा बेवकूफ़ाना एक्ट था जिसके वजह से चाइना पे छोटी छोटी कौमों ने आके कब्ज़ा किया और जो उसका हशर हुआ। अब हम आते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ। तो हम ये देखते हैं कि जब से पाकिस्तान बना, कायज़म ने ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और पाकिस्तान ने शुरू के मुल्क सालों में खातिर खा तरक्की की इस फील्ड में। लेकिन फिर हालात बदले, नेशनलाइजेशन और चीज़ें हुई, उसके बाद से हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल डिक्लाइन पे चली गई है। अब हमारी इस शिपिंग इंडस्ट्री में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज दो बड़े एक्सपर्ट्स को अपने इस फील्ड के दावत दी है अपने स्टूडियो में। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं कैप्टन खलीलुर रहमान साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ओशनिक ग्रुप के। बहुत सालों तक ये शिप्स पे कैप्टनसी करते रहे और आजकल पाकिस्तान में अपना बिजनेस चला रहे हैं। साथ साथ उनकी एकेडमिक एंडेवर्स भी हैं। इन्होंने रिसेंटली 2007 में एक बहुत ही लैंडमार्क किताब लिखी है, शिपिंग सिनेरियो इन पाकिस्तान, जिससे काफ़ी आगाही हुई है लोगों को कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कमाल महमूदी साहब, जो अपना एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ट्रेनिंग का मैरीटाइम सिलसिले में। ये गूगल ग्रुप के साथ काफ़ी साल तक चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काम करते रहे, यहाँ भी और दुबई में भी। ये दोनों हजरात अपने इस फील्ड के माहिरीन में से माने जाते हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री इतने बुरे हाल में क्यों है
और उनके ख्याल में क्या करना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री बेहतर हो सकती है। खालिद भाई, आप ये बताएं सबसे पहले कि थोड़ी सी रोशनी डालें, जैसा कि आपने किताब में लिखा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या पोजीशन थी, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुई, और फिर व्हाट वाज द सॉर्ट ऑफ किस जगह से चेंजेस आई और क्यों आई। देखिए, जब पाकिस्तान जिस इलाके में बना है, ये ओवरऑल चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी जब पाकिस्तान बना। तो हर चीज़ हमको डेवलप करनी थी, लेकिन कायदे आज़म की जो सूझबूझ थी वो बड़ी थी। उन्होंने पाकिस्तान इंडिपेंडेंस से पहले ही ये चीज़ महसूस की थी कि अगर मुल्क को तरक्की करना है तो शिपिंग जो है वो बेइंतहा ज़रूरी चीज़ है, और ख़ास तौर से चूँकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में फासला बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसकी वजह से भी और ज़रूरी था। लेकिन इवन फॉर द इकोनॉमिक रीजंस कि शिपिंग जब से दुनिया, मैं कहता हूँ इवन स्टोन एज से अगर हम देखें तो शिपिंग जो है वो बहुत अहम रही है इकोनॉमिक कंसर्न से। तो कायदे आज़म ने सन 46 के आखिर में रुस्तम फ़कीर जी को बॉम्बे बुलाया, जो कि कराची में होते थे, और उनसे इजहार किया कि भाई पाकिस्तान बन रहा है, तो मेरी ख्वाहिश है कि जब पाकिस्तान बने तो समंदर के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग ऑलरेडी लहरा रहा हो, 14 अगस्त को इंशाल्लाह 14 अगस्त को लहरा रहा हो। तो रुस्तम फ़कीर जी कावस जी जो थे वो उन्होंने वादा कर लिया कि इंशाल्लाह आई विल डू। रुस्तम फ़कीर जी कावस जी कावस जी फैमिली कराची में थी। तो इन्होंने जब ये वापस आए कराची, तो इनके एक दोस्त होते थे मोहम्मद अली, जो कि उस ज़माने में बॉम्बे में शिपिंग एजेंसी चलाते थे, लेकिन शिपिंग के आदमी थे। इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम जहाज़ तो ख़रीद नहीं सकते, उस ज़माने में हालांकि जहाज़ सस्ते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम, इनके दोस्त थे यूके में, लंदन में, वहाँ जाते हैं और हम कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि टाइम चार्टर पे जहाज़ ले लें और उनसे उस कॉन्ट्रैक्ट में ये जहाज़ ले लें कि उसके ऊपर हम अपना फ्लैग और फनल लगा सकेंगे। अच्छा। तो ये लंदन गए। लंदन से जाने में के बाद उन्होंने ग्रीस में जो शिप ओनर थे, और ये उनासिस फैमिली जो है, जो कि जैकुलिन ये उस ज़माने में बड़े शिपिंग में थे, तो इनसे मिले और उन्होंने इनकी मदद की और 3 जहाज़ इनको टाइम चार्टर पे देने का वादा कर लिया और दे दिया। तो इस पर झंडा लग गया। जी, उस पर झंडा लग गया। और वो जहाज़ जो है उनका नाम मेरी किताब में लिखा है। जी जी। बहरहाल चले उस पे नहीं जाते डिटेल में। उस पे यानी 14 अगस्त को हमारे पाकिस्तानी फ्लैग में 3 जहाज ऑलरेडी थे, और उनकी पोजीशन कुछ ऐसी थी कि 2 जहाज जो रुस्तम फ़कीर जी की जो कंपनी थी ईस्ट एंड वेस्ट, उसके नाम थे, और एक जहाज जो है मोहम्मद अली साहब जो थे वो मोहम्मद स्टीम शिप कंपनी के नाम से थे। तो माशाअल्लाह हमारे 14 अगस्त को जैसा उस तरह शिपिंग शुरू हो गई, और ये शिपिंग जो है सन 47 से लेके और सन 63 तक एक फेस है। ये वो फेस है जिसमें कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम करता था। अच्छा, गवर्नमेंट का कोई उसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं था, और माशाल्लाह ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन चूंकि जहाज़ों की तादाद कम थी तो फॉरेन शिप्स कार्गो बहुत कैरी करते थे। 63 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस बनाया और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन वजूद में आ गई। तो इस तरह ये हुआ कि नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन भी काम करती रही और जो प्राइवेट कंपनीज थी वो भी काम करती रही, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कम्पीट किया उस पीरियड में। मैं 1-2 मिसालें दूं कि जैसे अगर आप देखें कि जिस कंपनी से हम दोनों ताल्लुक़ रखते हैं, बख्श लाइन या यूनाइटेड ओरिएंटल स्टीमशिप कंपनी थी, इनका क्रेडिट ये था कि क्लान लाइन और बैंक लाइन ये 100% जूट ईस्ट पाकिस्तान से कैरी करते थे अफ्रीका, और वहाँ से कैजू लेके आते थे इंडिया। इन्होंने उनको मार भगाया, इतना बिजनेस वो किया कि दे हैड टू गो। अब उसके बाद में ये हुआ कि और कंपनियां बनी, पैसेंजरशिप में पैन इस्लामिक का कंट्रीब्यूशन रहा। ये होते होते 63 से देन वी कम टू 74। अच्छा, 74 में पाकिस्तान में तब्दीली आ गई थी, और यहाँ नेशनलाइजेशन का तब्दीली तो 72 में आई थी। तब्दीली तो 71 में आ गई थी। हाँ, लेकिन ये कि जो शिपिंग में या नेशनलाइजेशन की तरफ जो मुल्क गया 74 में गया।